चलिए क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो सर्किट के तीन एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों का ट्रांजिएंट स्टेट में, यानी कि जब हम टाइम में स्विचिंग हो रही है, जब हम सर्किट में सप्लाई जस्ट कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या रेस्पॉन्स हमारा उसको देखने के लिए मिलता है। क्या वो नॉर्मल बिहेव करते हैं या उनका बिहेवियर थोड़ा स्टडी स्टेट बिहेवियर से अलग होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए। हालांकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस ट्रांजिएंट बिहेवियर शो नहीं करता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, लेकिन कैसे नहीं करता इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास सर्किट है, इसमें जो वोल्टेज V है, हमने जो है t = 0 पे ये स्विच को क्लोज किया, मतलब t < 0 पे ये सर्किट ओपन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, t = 0 माइनस पे मेरा सर्किट कैसा रहा होगा, ये सर्किट ओपन है, रेजिस्टेंस R है और इसमें कोई करंट नहीं जा रही, कोई भी करंट नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हमारा सर्किट ओपन है। तो जाहिर सी बात है, अगर सर्किट ओपन है तो करंट कैसे जाएगी। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ V0 माइनस = I0 माइनस इंटू R, और I0 माइनस 0 है तो क्या हो गया, वोल्टेज भी 0 हो गई। ठीक, वहीं पर अगर मैं सर्किट को क्लोज कर दूँ एट t = 0+, जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ ये शॉर्ट हो गया, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है ही, ये लीजिए ये वोल्टेज। अब इसके अक्रॉस जो करंट जा रही है वो करंट कितनी होगी, कुछ तो करंट जा ही रही होगी ना, वो करंट आई है V0+ कितना बनेगा हमारा, I0+ इंटू R, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 इफ V0 पॉजिटिव नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हमने वोल्टेज ही 0 नहीं लगाई है, इसके अलावा क्या केस बन सकता है कि करंट ये 0 होगी ही नहीं। अगर करंट 0 नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में हमारी जो वोल्टेज है वो स्विचिंग के टाइम पे और स्विचिंग के बाद वाली वोल्टेज सेम नहीं है। तो इससे सीधा सीधा पता चलता है कि रेजिस्टेंस डज नॉट शो ट्रांजिएंट बिहेवियर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर को शो नहीं करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए तो ये बात क्लियर हो गई, लेकिन क्या इंडक्टर के लिए भी यही बात रहेगी? एक बार इंडक्टर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, शायद सेम चीज़ ना रहे। ठीक, रेजिस्टेंस के लिए तो हमारा पता चल गया कि रेजिस्टेंस हमारा जो है ट्रांजिएंट बिहेवियर को शो नहीं करता है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं इंडक्टर के लिए। इंडक्टर क्या कहता है, इंडक्टर में t < 0 के लिए हमने वोल्टेज V लगाई, सेम सिचुएशन कि सर्किट को क्लोज किया कब, t = 0 पे। इंडक्टर लगाना है भाई, गलती नहीं करनी। ठीक, ये इंडक्टर है जिसकी वैल्यू L है, इसकी अभी कोई स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन नहीं है, इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रही है जब तक ये स्विच क्लोज नहीं होता। ठीक, तो अगर आपको याद हो इंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, VL = LdI/dt। ठीक है, यहाँ से अगर करंट का एक्सप्रेशन निकाला जाए, करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1/L इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से टाइम t तक या +∞ तक, और ये VL t/dt। ठीक है, ये करंट का एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ दूँ तो क्या बनेगा, एक तो टाइम स्विचिंग से जस्ट पहले का टाइम, -∞ से 0 तक का टाइम VLT, उसके बाद जब स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग हो रही है तो मतलब वो कौन सा टाइम हो गया, 0 से लेके 0+ तक का टाइम VLT, ये 1/L dt, ये भी dt, उसके बाद स्विचिंग होने के बाद का टाइम। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि टाइम हमारा -∞ से +∞ तक जा रहा था। उसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ लिया, एक तो 0 से जस्ट जैसे ही टाइम हमने स्विचिंग की उससे जस्ट पहले वाले टाइम में, उसके बाद जब स्विचिंग हो रही है यानी कि 0 से 0+ तक के टाइम में, और उसके बाद जो हमारा स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स बन रहा है उसके टाइम में। ठीक है, अब क्योंकि हम स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स पढ़ रहे हैं तो ये अभी
स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स नहीं पढ़ रहे हैं तो ये तो अभी सर्किट में है ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ स्टडी क्या करना है, 0 माइनस और 0 प्लस। ठीक, हमने कहा कि हमारा जो है सर्किट की कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं है। अभी केस 1 हमने यही किया था, केस 1 हमारा ये था नो इनिशियल कंडीशन। नो इनिशियल कंडीशन, देखिए ये आपकी इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल कंडीशन मतलब सर्किट में अगर पहले से ही कोई करंट या वोल्टेज हो तो उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टाइम 0 माइनस तक का टाइम। ठीक है, ये वाला टाइम है स्विचिंग का टाइम। स्विचिंग के टाइम पे सिर्फ एक इनपुट हमारा ऐसा है जो नॉन जीरो होता है, वो है हमारा डेल टी। डेल टी क्या कहता है कि डेल टी कहता है एट टी इक्वल्स टू 0 इसकी वैल्यू 1 है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसकी वैल्यू 1 है टी इक्वल्स टू 0 पे, और इसकी वैल्यू 0 है टी नॉट इक्वल्स टू 0 पे है। लेकिन ये जो है ये हमारा प्रैक्टिकल सोर्स नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्विचिंग के टाइम पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी सभी प्रैक्टिकल सोर्सेज के लिए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 0 फॉर ऑल प्रैक्टिकल सोर्सेज। ठीक है, जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं उसके लिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अगर डेल टी की बात करें जो कि प्रैक्टिकल सोर्स नहीं है, उसके लिए उसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। हालांकि इस केस को भी समझेंगे कि अगर हमारा इनपुट डेल टी है तो हमारा क्या रेस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें बस इससे ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हमारा इनिशियल कंडीशन में IL 0 माइनस, ये हमारे 0 है क्योंकि हमने दिया नहीं है, ये भी 0 है, और फाइनल कंडीशन तो हम स्टडी ही नहीं कर रहे तो ये तो 0 है। तो IL 0 माइनस के टाइम पे हमारी करंट क्या है, 0 है। ठीक, और इससे एक चीज़ और पता चलती है, जब स्विचिंग के टाइम पे करंट मेरी 0 है तो 0 प्लस से लेकर 0 माइनस तक का टाइम भी तो मेरा 0 है, तो IL 0 प्लस भी मेरा 0 है। मतलब क्या हुआ कि IL 0 माइनस भी 0 है, IL 0 प्लस भी 0 है। 0 माइनस इक्वल्स टू IL 0 प्लस, मतलब इंडक्टर सपोर्ट ट्रांजिएंट, उसमें जो है ट्रांजिएंट आ रहे हैं, वो एकदम से जो है 0 नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे इसको हम कह सकते हैं इंडक्टर डज नॉट अलाउ sudden change of current in the circuit। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडक्टर है किसी भी सर्किट में तो उसमें जो करंट का जो चेंज है वो एकदम से नहीं होगा। जैसे आप स्विचिंग करेंगे तो तुरंत से उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है, होगा क्या कि वो धीरे धीरे उसमें चेंज आने लगी, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 माइनस पे जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रही थी, t इक्वल्स टू 0 माइनस पे भी उसके अंदर वही करंट फ्लो करती रहेगी। इस चीज़ को हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं किस चीज़ से। देखो कहाँ गया हमारा डस्टर, कहाँ गया। अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं, ठीक है, अभी मेरे पास ये सर्किट था, हमने कहा कि करंट हमारे जो है सपोर्ट नहीं करता है टी इक्वल्स टू मतलब सडन चेंज, तो एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे अगर सडन चेंज नहीं कर रहा तो अगर इसमें करंट पहले 0 जा रही थी, IL 0 माइनस इक्वल्स टू 0, तो IL 0 प्लस पे भी करंट मेरी क्या रहेगी 0। करंट 0 होने का मतलब क्या हुआ, सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही मैंने स्विचिंग स्टार्ट की, मेरा जो इंडक्टर है वो बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह। इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट
एट एट टी इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ही मैंने स्विचिंग की इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर मेरा ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है, प्रॉपर स्टार मार्क करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ जेई और एसएससी जेई के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, यही सारी चीज़ें ही तो पूछी जाती है। इसके अलावा गेट अगर एससीए के एग्जाम की जाए तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतनी बेसिक चीज़ें उसमें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आप जो है छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम इंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मुझे मिलेगी वो मिलेगी VL एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस। ठीक है, मुझे और ये वोल्टेज मुझे कितनी मिलेगी, जितनी वोल्टेज मैंने अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो VL 0 प्लस इक्वल्स टू V, इसको मैं लिख सकता हूँ LdI/dt इक्वल्स टू V dI/dt V/L। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपका ये आ गया क्या कि सिर्फ करंट को हम जो है जीरो कह सकते हैं स्विचिंग के टाइम पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को जीरो नहीं कहा जा सकता। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस इंडक्टर is not zero at the time of switching। ये चीज़ भी मार्क रखनी है क्या कि सिर्फ करंट की वैल्यू हमारी IL 0 माइनस इक्वल्स टू IL 0 प्लस इक्वल्स टू 0 होगी। कब? जब उसमें कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उस टाइम पे भी जीरो नहीं रहेगा, वो नॉन जीरो रहेगा और किसके इक्वल रहेगा? V/L के। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केस 1। केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि सर्किट के अंदर पहले से ही कोई करंट जा रही है। ठीक है, अगर सर्किट के अंदर पहले से ही कोई करंट जा रही है तो केस 2 में बना देता हूँ एक बार। देखो, केस 2 है क्या कि IL 0 माइनस इक्वल्स टू I0, कि सर्किट के अंदर जो हमारे इंडक्टर है उसके अक्रॉस पहले से ही एक करंट हमारे I0 जा रही है। तो उस केस में मेरा सर्किट क्या बनेगा? एट टी इक्वल्स टू 0 माइनस इसमें मेरी करंट जा रही है I0, तो मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ से, या इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ। I0 मेरी करंट जा रही है, लेकिन जब मेरा स्विच क्लोज होगा एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस, जब मेरा स्विच क्लोज होगा तो उस टाइम पे इंडक्टर तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो और करंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं, क्योंकि IL 0 माइनस इक्वल्स टू IL 0 प्लस, ये तो भी तो फिक्स है। तो इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट की तरह भी बिहेव करेगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज मेरी आएगी VL, और जो I0 करंट उसमें फ्लो कर रही थी वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती रहेगी। IL 0 माइनस इक्वल्स टू IL 0 प्लस इक्वल्स टू I0, सेम करंट फ्लो कर रही है। कैपेसिटर का दूसरा पार्ट जो है पैरेलल में ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है मुझे VL वोल्टेज सेम एज इट इज मिल रही है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं करना है कि कैसे इसमें जो है करंट आ रही है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था, अभी जस्ट इससे थोड़ी देर पहले ही बताया कि करंट का सडन चेंज उसके अक्रॉस नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये जो है टेम्परेरी करंट सोर्स की तरह काम करेगा। टेम्परेरी करंट सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से करंट जा रही है तो ये तो एक्टिव सोर्स की तरह बिहेव करेगा, नहीं, एक्टिव सोर्स नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि हमने कहा कि IL 0 माइनस IL 0 पॉजिटिव के इक्वल है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि करंट हमेशा रहेगी। जब हम फाइनल जो है कंडीशन देखेंगे, जब जो फाइनल स्टेज देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि फाइनल स्टेज में ये करंट सोर्स उसमें नहीं रह जाता है। अगले ही वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे। केस 3 क्या बन जाता है कि हमने इनपुट पे जो है डेल्टी दिया है। ठीक है, केस 3 क्या बन जाता है कि हमने इनपुट तो दिया, लेकिन क्या दिया है? डेल टी दिया। जैसे कि हमने कहा कि सभी प्रैक्टिकल सोर्सेज
के लिए हमारी इनिशियल कंडीशन 0 होती है। ठीक अभी जो है इसमें ये नहीं है। केस 3 है कि हमारा जो इनपुट है VT वो क्या है, डेल टी। ठीक है, अगर डेल टी है तो जो हमने करंट के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था IL ऑफ टी वो क्या था, -0 से 0 माइनस 1/L इंटीग्रेशन VL टी डी टी प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 माइनस से 0 पॉजिटिव VL टी डी टी प्लस 1/L इंटीग्रेशन माइनस नहीं 0 पॉजिटिव से इन्फिनिटी VL ऑफ टी डी टी। ठीक है, जब हमने डेल टी इनपुट दिया है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू अभी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये तो मेरी आई नोट है। ठीक है, अगर सर्किट में इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो आप इसको आई नोट कंसिडर करेंगे, अगर नहीं दी हुई तो आप उसको 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगर इनिशियल कंडीशन नहीं है तो IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1/L। ठीक, ये 1/L रह जाएगा क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो है इनिशियल वो डेल टी के लिए हमारे जो है t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि IL 0 माइनस डज नॉट इक्वल्स टू IL 0 प्लस in case of impulse response, या फिर इंडक्टर allows sudden change in case of impulse। जब भी हम इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे सडन चेंज जो है अलाउ करता है इंडक्टर, और तब हमारी IL 0 माइनस IL 0 पॉजिटिव इक्वल नहीं बनेगी। ठीक है, एक बार कैपेसिटर के लिए और देख लेते हैं, उसके बाद उसको समराइज़ करते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारी अभी हमको देखने के लिए मिली है। ठीक है, इसमें अगर हमारी जो है करंट अभी IL है, अगर इसमें I नोट की वैल्यू भी गिवन होती तो हम इसको I नोट भी यहाँ पे ऐड करके लिखते। ठीक, अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो देखो कैपेसिटर में क्या आता है, सेम चीज़ जैसे इंडक्टर के लिए किया सेम चीज़ हम कैपेसिटर के लिए भी करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस पता नहीं क्यों फिर भी ये लोगों को जो है कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अब देखो अगर कैपेसिटर की बात की जाए, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर हमारा क्या कहता है, कैपेसिटर हमारा ये कहता है कि कितना LDI/dt नहीं, इन ICT CdVCT/dt। ठीक है, यहाँ से अगर आप VCT निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ICT/dt। इसको फिर से वही 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, -इन्फिनिटी से 0 माइनस ICT/dt प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 माइनस से 0 प्लस ICT/dt प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 प्लस से इन्फिनिटी ICT/dt। अब देखो ये इनिशियल वैल्यू, ये एट द टाइम ऑफ स्विचिंग वैल्यू, और ये फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू तो हमारी अभी हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारे लिए 0 है। एट द टाइम ऑफ स्विचिंग जो है एक्सेप्ट इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स रेस्पॉन्स इसका केस 3 में देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे इंडक्टर के लिए देखा था। अभी जो है इनिशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं। केस 3, केस 1 क्या, इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं है। इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं है यानी कि VC 0 माइनस इक्वल्स टू 0 है। अगर इनिशियल कंडीशन 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ VC 0 माइनस इक्वल्स टू 0,
इक्वल्स टू वी सी जीरो प्लस। जीरो प्लस भी जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो मेरा टाइम जीरो प्लस तक है, ये जीरो ही है एक्सेप्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वी सी जीरो माइनस इक्वल्स टू वी सी जीरो प्लस आ गया। तो अगर मैं सर्किट की बात करूँ, एक मेरे पास कैपेसिटर है एक मेरे पास वोल्टेज सोर्स है जिसमें मैंने स्विचिंग की हुई है, रेजिस्टेंस आर है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है सी। ठीक है, अभी इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं हुई है। जैसे ही एट टी इक्वल्स टू जीरो पे मैं इसको क्लोज करूँगा, टी इक्वल्स टू जीरो पे, तो हमने कहा कि वी सी जीरो माइनस इक्वल्स टू वी सी जीरो प्लस। अब स्टार्टिंग में वोल्टेज जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगी। वोल्टेज जीरो रखते हैं तो क्या होगा, सर्किट बनेगा एट टी इक्वल्स टू जीरो प्लस। ये तो शॉर्ट हो गया, रेजिस्टेंस तो वहीं अपनी जगह है ही, लेकिन कैपेसिटर में वोल्टेज अभी भी जीरो है। कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो होने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट होना। तो कैपेसिटर हमारा बिहेव कर रहा है किसकी तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह, रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ से आपको जो नोट करने वाली बात है वो ये है क्या, कि कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। जब भी हमारी स्विचिंग हो रही है उस टाइम पे मेरा कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर करंट की बात की जाए तो करंट तो इसका क्रॉस जीरो नहीं होगी। करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट मेरी फ्लो कर रही होगी आई सी इक्वल्स टू जितनी वोल्टेज मैंने दी है डिवाइडेड बाई आर। इसको मुझे पता है आई सी की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से देखो सी डी वी सी बाई डी टी, डी वी सी टी बाई डी टी इक्वल्स टू वी बाई आर, डी वी सी टी बाई डी टी वी बाई आर सी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल कंडीशन में जब स्विचिंग हो रही है उस टाइम पे सिर्फ वोल्टेज जीरो है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जीरो नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज नॉट जीरो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। ठीक है, जब स्विचिंग हो रही है उस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है, सिर्फ वोल्टेज जीरो है क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कितना है, वी बाई आर सी। ठीक है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस इसलिए लिया क्योंकि देखो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट नहीं जाती है, कुछ करंट जाती है। इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस का कुछ अपना बिहेवियर, कैपेसिटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस रहता है जो उस सर्किट के साथ शो करता है। तो करंट अगर इनफाइनाइट नहीं जा रही मतलब उसके अंदर कुछ तो रेजिस्टेंस है। आइडियल कैपेसिटर की हम बात नहीं कर सकते, अगर इनफाइनाइट करंट जाएगी। इनफाइनाइट करंट तो प्रैक्टिकली सोचना भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखते हैं अब केस टू। केस टू क्या कहलाएगा कि जब हमारे पास क्या होगा, कुछ इनिशियल कंडीशन में वोल्टेज होगी, कैपेसिटर के अक्रॉस पहले से ही कुछ वोल्टेज है। ठीक है, तो हमारा बनता है केस टू। केस टू क्या कहलाएगा, ये लीजिए केस टू, वी सी जीरो माइनस इक्वल्स टू वी नोट। कैपेसिटर के अक्रॉस पहले से ही कुछ वोल्टेज हमने लगाई हुई है। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पहले से वोल्टेज लगाई हुई है तो क्या बनेगा, वी सी टी इक्वल्स टू अपॉन सी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से जीरो माइनस, ठीक है, आई सी टी डी टी प्लस वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो माइनस से जीरो प्लस आई सी टी डी टी वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो प्लस से इनफाइनाइट आई सी टी डी टी। देखो ये तो जीरो है क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी जीरो है क्योंकि फाइनल स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। ये जीरो नहीं है क्योंकि ये है इनिशियल कंडीशन और ये इस टाइम पे कितना है, वी नोट है। तो वी सी जीरो माइनस इक्वल्स टू वी नोट इक्वल्स टू वी सी जीरो पॉजिटिव, क्योंकि ये तो जीरो है तो जीरो पॉजिटिव को इन दोनों को इंक्लूड करोगे तो वी नोट आ ही जाएगा, लेकिन ये तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, तो वी सी जीरो माइनस इक्वल्स टू वी सी जीरो प्लस, और वो कितना दिखाएगा, जो उसकी इनिशियल कंडीशन में उसकी वोल्टेज थी वी नोट,
तो अगर इसको हम प्रैक्टिकली स्विच में देखें तो V इक्वल्स टू, ये T इक्वल्स टू 0 पे मैंने क्लोज किया, इसका रेजिस्टेंस है R और इसके अक्रॉस कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और उसके अक्रॉस पहले से ही कुछ वोल्टेज जा रही थी V नोट, ठीक है। जब हमने T इक्वल्स टू 0 प्लस की हम बात करेंगे, T इक्वल्स टू 0 प्लस, हमने कहा है कि कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। तो अपनी बात को तो झूठा साबित नहीं करने वाले हम, तो हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू, ये हमारा स्विच शॉर्ट हो गया, रेजिस्टेंस तो लगा हुआ है, जो उसकी वोल्टेज है वो एक टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगी और कैपेसिटर करेगा हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव। ये आ गई V नोट और ये है हमारा क्या, टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये हमारा टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है और कैपेसिटर हमारा जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक, इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हमारा केस 3 बनेगा क्या, जब इसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया जाएगा तो ये वाली चीज़ जो है नॉट जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर स्टेडी इनिशियल वैल्यू होगी तो V नॉट, अगर ये वाली वैल्यू नॉट जीरो हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, V नॉट प्लस 1/C। तो उस केस में मैं कह सकता हूँ, मैं बना ही देता हूँ, देखो केस 3, V इक्वल्स टू डेल टी, हमने इनपुट डेल टी दिया है, तो इनिशियल कंडीशन अगर दी हुई है तो V नोट, अगर नहीं दी हुई है तो 0 और 1/T, तो VC इनिशियल कंडीशन 0 माइनस 1 आएगा, VC 0 प्लस आ जाएगा मेरा V नोट प्लस 1/C। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि VC 0 माइनस नोट इक्वल्स टू VC 0 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ impulse response, in case of impulse response, इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर या फिर कैपेसिटर की जो VC 0 माइनस नॉट इक्वल्स टू VC 0 प्लस, या फिर कैपेसिटर अलाउ सडन चेंज ऑफ, कैपेसिटर अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में अगर हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है तो वो जो है सडन चेंज को अलाउ करता है, अदरवाइज कभी नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को एक समराइज करके एक टेबल के फॉर्म में बना लें, हालांकि अभी हम फाइनल स्टेट पे पढ़ेंगे T इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला, तो उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको में अगर कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो उसके लिए अगर मैं एक समराइज करूँ उसको, देखो हमने जो है 3 केस देखे। रेजिस्टेंस को तो भूल जाओ क्योंकि वो जो है ट्रांजिएंट को सपोर्ट ही नहीं करता है, उसका अपना सीधा सीधा है, जैसा ओम्स लॉ पढ़ा है उतना ही रहेगा, उसमें कोई ट्रांजिएंट नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बनाया जाए तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, एट T इक्वल्स टू 0 माइनस विदाउट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन एट T इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव, क्या ये तो सेम ही रहता है वैसे, विदाउट इनिशियल, क्या लिख रहा हूँ यार, इनिशियल कंडीशन और विद इनिशियल कंडीशन, ठीक है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहता है, ठीक है, चाहे इनिशियल कंडीशन हो, ठीक है। अगर इंडक्टर की बात की जाए, इंडक्टर के केस में क्या होता है,
इनिशियल कंडीशन जब तक नहीं है उसमें तो कुछ करंट जा ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये चीज़ हमको डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। ठीक है, टी इक्वल्स टू 0+ जब उसमें इनिशियल कंडीशन है और टी इक्वल्स टू 0- जब उसमें इनिशियल कंडीशन नहीं है। तो इंडक्टर जो है अगर उसमें विदाउट इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट। ठीक है, लेकिन अगर उसमें सोर्स लगा हुआ है तो वो ओपन सर्किट और एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू है I0। ठीक, अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट। और अगर उसमें कुछ इनिशियल वोल्टेज लगी हुई है तो वोल्टेज सोर्स और शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट और ये वोल्टेज सोर्स V0। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा अभी तक इस पूरी वीडियो में नहीं पढ़ा है। इसके बाद हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ RLC एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब हम स्टेडी स्टेट में पहुंचेंगे तो इनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा वो देखेंगे। उसके बाद जो है इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको एक बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैक्सिमम जितना हमें न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकेंगे हम जो सब कराने की कोशिश करेंगे, जिससे लगभग हर टाइप का कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।